गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। हम जनसंख्या का चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम आगे बात करते हैं जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक कि भी जो जनसंख्या का फैलाव होता है उस फैलाव को बढ़ाने में और उस फैलाव को रोकने में या उसे नियंत्रित करने में कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक है, किन किन चीज़ों का योगदान है इनमें, उनकी बात करते हैं। तो जनसंख्या को नियंत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है जलवायु। देखिए, मानव बसाव को नियंत्रित करने में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु सबसे क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण कारक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अत्यधिक ठंडी, अति उष्ण, अति आर्द्र जलवायु मानव निवास तथा उसके क्रियाकलाप के लिए अनुपयुक्त होती है। इसके कहने का मतलब है कि जहाँ पर भी मनुष्य बसेगा वो ऐसे स्थानों पर बसेगा, मतलब ऐसे स्थानों पर वो अपने घर बनाएगा जहाँ पर क्या होती है, जो ऐसे स्थानों पर घर नहीं बनाएगा जहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है। आज मान लीजिए अंटार्कटिका है, आर्कटिका है, वहाँ पर इतनी भयंकर ठंड है कि मनुष्य के निवास के लिए वो स्थान उपयुक्त नहीं है। तो जहाँ पर अत्यधिक ठंड है वहाँ पर मनुष्य घर नहीं बनाएगा। जहाँ पर अत्यधिक उष्ण यानी कि अत्यधिक गर्मी है वहाँ पे मनुष्य घर नहीं बनाएगा। अति आर्द्रता, जहाँ पे अत्यधिक आर्द्रता है वहाँ पे भी वो घर नहीं बनाएगा। तो जलवायु है वो मनुष्य के निवास को नियंत्रित करती है। मनुष्य वहीं घर बनाएगा जहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंड है, जहाँ पे ना अत्यधिक गर्मी है, जहाँ पे ना अत्यधिक आर्द्रता है। अगर अधिक ठंड होगी, अधिक गर्मी होगी, अधिक आर्द्रता होगी तो वहाँ पे मनुष्य बीमार जल्दी हो जाएगा, उससे वो ज़्यादा समय तक जी नहीं पाएगा। तो मनुष्य वहीं अपने घर को बनाता है जहाँ पे उसके जीने की क्या होती है, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, जैसे कि भारत की अगर हम बात करें, पूर्वी हिमालय शुष्क मरुस्थल कम आबाद है। जैसे भारत का जो पूर्वी भाग है, जो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये ऐसे इलाके हैं पूर्वी हिमालय के जहाँ पे जीवन अत्यधिक कठिन है। तो यहाँ पर मनुष्य अपने घर नहीं बनाएगा। शुष्क मरुस्थल, हमारे राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में आपको पता है कि जहाँ पे मरुस्थली जो इलाका है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, इनके जो इंटीरियर जो साइड है जहाँ पे मरुस्थल का फैलाव है, उन क्षेत्रों में आबादी क्या बेहद कम है या नगण्य मात्रा में है। क्यों है नगण्य मात्रा में? क्योंकि वहाँ पर जिंदगी जीने के उचित साधन नहीं है। ना तो वहाँ पे पानी है, ना वहाँ पे वर्षा का जल है, ना वहाँ पे मतलब कृषि की जाती है ना। तो वो मनुष्य के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो मनुष्य के रहने उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहाँ की जलवायु अस्वास्थ्यकर है। अस्वास्थ्यकर का मतलब है यहाँ पे मनुष्य जल्दी बीमार होते हैं। तो जलवायु एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो कि मानव जनसंख्या को नियंत्रित करती है, उसके फैलाव को क्या करती है, नियंत्रित करती है ना। अगर मान लो कहीं पे अनुकूल स्थितियां होगी, ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पे मनुष्य का फैलाव होगा। तो जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करता है। ठीक है, दूसरा कारण है धरातल। जटिल भू आकृति वाले क्षेत्रों में अल्प जनसंख्या पाई जाती है। जटिल का मतलब है जैसे पठार है, पर्वत है, मरुस्थल है ना, जहाँ पे लगातार बाढ़ आ रही है, ऐसे स्थानों पर जटिल भू आकृति है जहाँ पे ना तो कृषि कर सकते हैं। तो जटिल भू आकृति में जनसंख्या कम पाई जाती है। विषम धरातलीय क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी है। जैसे पठारी क्षेत्रों में मनुष्य कृषि नहीं कर सकता है, मरुस्थल में मनुष्य कृषि नहीं कर सकता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मनुष्य कृषि नहीं कर सकता है क्योंकि मनुष्य को पीने के लिए पानी चाहिएगा और खाने के लिए भोजन चाहिएगा। भोजन किससे प्राप्त होगा? कृषि से प्राप्त होगा। तो ऐसी भू आकृति जहाँ पे मनुष्य कृषि नहीं कर सकता है वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। कृषि कार्यों में कठिनता के कारण परिवहन की बाधा अलग स्थिति कम आबादी के लिए उत्तरदायी है। कृषि के साथ साथ अगर कहीं पे परिवहन की समस्या भी है, जहाँ पे आना जाना बहुत मुश्किल है, जैसे पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में मनुष्य का जो आना जाना बहुत ही मुश्किल है, तो वहाँ पे जनसंख्या क्या कम पाई जाती है। मरुस्थलीय जो इलाके हैं वहाँ पे भी जाना कठिन है, वहाँ पे भी दूर दूर तक जाना कठिन है, परिवहन की सुविधाओं का विकास नहीं हुआ है, तो वहाँ पर भी जनसंख्या क्या कम पाई जाती है। जहाँ पे परिवहन सुविधा बढ़िया है, कृषि के कार्य बढ़िया है, वहाँ पे जनसंख्या क्या है, अच्छी देखने को मिलती है। तो जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है जलवायु, दूसरा है धरातल। आई बात समझ में? तीसरा हम बात करते हैं इसमें जलापूर्ति। जलापूर्ति बेहद जरूरी है। जल किसके लिए जरूरी है? मनुष्य को जीवन जीने के लिए जरूरी है, कृषि कार्यों के लिए जरूरी है और रोजमर्रा के जो उसके काम है उनके लिए जल बेहद आवश्यक है। बिना जल के मनुष्य के रहने की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिना पानी के मनुष्य नहीं रह सकता है। तो जल की आपूर्ति होना बहुत जरूरी है। मानव जीवन के लिए जल अति आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। जहाँ वर्षा का जल व पेयजल सुलभता से उपलब्ध है वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। मतलब पानी, चाहे आपको नदियों से मिल जाए, चाहे आपको वर्षा से मिल जाए, किसी भी रूप में आपको पानी मिल जाए, पानी बेहद जरूरी है। और जहाँ पर आराम से सुलभता से पानी उपलब्ध है वहाँ पे जनसंख्या अधिक
पाई जाती है, चाहे वो वर्षा का जल मिले चाहे नदियों के द्वारा जल मिले। देख लो भारत की जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों के आसपास आपको जनसंख्या का फैलाव मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस पानी से आप पीने का, नदी के जल से आप पीने का पानी और कृषि कार्यों में उसको उपयुक्त प्रयोग में ला सकते हो। ठीक है, तो जहां पर जल की आपूर्ति अच्छी मात्रा में होगी वहां पे आपको जनसंख्या भी अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगी। यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या कम तथा पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। राजस्थान का जो मैप है उस राजस्थान का जो पूर्वी इलाका है, पूर्वी इलाके में कौन से जिले आते हैं? जैसे हमारी राजधानी जयपुर भी, दौसा, करौली, भीलवाड़ा, करौली और ये आपका सवाई माधोपुर, कोटा, ये सब पूर्वी इलाके हैं राजस्थान के। तो यही कारण, तो पूर्वी इलाके जो राजस्थान के हैं वहां से राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। कौन कौन सी नदियां निकलती है राजस्थान की? जैसे चंबल है, जैसे माही है, बनास है, पश्चिमी बनास है, ये सब नदियां पूर्वी राजस्थान में बहती है। जबकि पश्चिमी राजस्थान जो कि हमारा मरुस्थलीय इलाका है वहां पे एक भी नदी नहीं बहती है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, ये ऐसे जिले हैं जहां पे नदियां नहीं है। तो जहां तो नदियां नहीं है तो पीने का पानी नहीं है। यही कारण है कि जैसलमेर में, बाड़मेर में और आपके पाली में, जोधपुर में, बीकानेर में जनसंख्या कम देखने को मिलती है। जबकि आपके जो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं जैसे जयपुर है, दौसा है, सवाई माधोपुर है, अलवर है ना, इन जिलों के अंदर जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। तो यही राजस्थान में देख सकते हो कि पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या ज्यादा है क्योंकि जलापूर्ति है, और पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या कम है क्योंकि जलापूर्ति का क्या है दोस्तों, अभाव पाया जाता है। तो जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले तीसरा कारक था हमारा जलापूर्ति। चौथे कारक की हम बात करते हैं दोस्तों खनिज संसाधन। जहां पर भी खनिज आपको मिलेगा वहां पे जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी? क्योंकि खनिजों का आप धरती से विद्रोहन करेंगे। खनिजों को जब आप धरती से निकालेंगे तो उन खनिजों का बाजार में बेचेंगे। बाजार में बेचने से आपको किसकी प्राप्ति होगी? पैसों की प्राप्ति होगी, और पैसा एक महत्वपूर्ण धुरी है मनुष्य के जीवन का वर्तमान में। तो खनिज संसाधन जिन भी क्षेत्रों में है वहां पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। पढ़ते हैं इसको। खनिज संपन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां अधिक होती है। बिल्कुल होगी। खनिज जो संपन्न क्षेत्र है वहां पर आपको पैसा मिलेगा जो मानव को आकर्षित करती है। जो खनिज जो संसाधन है वो मनुष्य को क्या करते हैं दोस्तों? आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि छोटा नागपुर का पठार हो, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र हो, वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ये इंडिया का मैप आपके सामने है। इंडिया के मैप में ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार वाला जो ये इलाका है, दामोदर नदी यहाँ से ऐसे निकलती है ना, पश्चिम बंगाल में जाती है। ठीक है, तो दामोदर नदी घाटी का ये वाला जो क्षेत्र है ना, और इसके साथ में जो छोटा नागपुर का पठार है, ये यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में क्या है, जनसंख्या आपको अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पे खनिज संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो खनिजों से हमें पैसे की मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो ये जनसंख्या को नियंत्रित करने वाला चौथा महत्वपूर्ण कारक था। पांचवें कारक की हम बात करते हैं परिवहन सुविधा। जिन क्षेत्रों में परिवहन सुविधा अच्छी है वहां पे आपको जनसंख्या अच्छी देखने को मिलती है। पहाड़ों में परिवहन सुविधा का अभाव है, बिल्कुल है, क्योंकि पहाड़ों में सड़कें बनाना बहुत दुर्बल कार्य है। अगर सड़कें बना दी भी जाती है तो वहां पे भूस्खलन का खतरा रहता है। पहाड़ दरक जाते हैं, पहाड़ नीचे गिर जाते हैं, और पहाड़ नीचे गिरने से क्या है, कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा अच्छी है। अब जो समतल मैदान है, जैसे हमारे राजस्थान में आप ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, बिहार ले लो, महाराष्ट्र ले लो, ये समतल भारत की भूमि का क्षेत्र है। गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है। जो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, इन क्षेत्रों में समतल मैदान मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या है, अच्छी सड़कें बनी है, तो मैदानों में जनसंख्या का जमाव है, परिवहन सुविधा अच्छी है। यही कारण है कि मैदानों में जनसंख्या का जमाव है और पहाड़ों में जनसंख्या का अभाव पाया जाता है। आई बात समझो। 5 पॉइंट। और छठा पॉइंट हम पढ़ते हैं इसमें, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक। सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों में दोस्तों ऐसे हैं कि जहाँ पे शिक्षा अच्छी होगी वहाँ पे जनसंख्या वर्तमान में आपको देखने को मिलेगी। जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं तो कोटा राजस्थान की शिक्षा नगरी है, तो कोटा में आपको जनसंख्या बहुत मिलेगी। ठीक है, तो वर्तमान में शिक्षा, चिकित्सा, जिन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा अच्छी होगी वहाँ पे जनसंख्या आपको अच्छी देखने को मिलेगी। जातिवाद, कुछ लोग जाति से भी प्रभावित होते हैं कि फलाना जाति के लोग इस क्षेत्र में रह रहे हैं तो मैं भी जाकर के यहीं रहूँगा। जैसे मान लो
जैसे मान लो कि सीकर है, सीकर जाट बाहुल्य क्षेत्र है ना, इंटीरियर जो सीकर का है, तो जाट बाहुल्य क्षेत्र, तो दूसरे जाट समुदाय के लोग सोचते हैं कि हम मतलब उस जिले से निकल के हम सीकर बसेंगे, है ना, तो जातिवाद भी प्रभावित करती है। धार्मिक मूल्य भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। कहीं पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, कहीं पर हिंदू धार्मिक इलाका है, कहीं पर क्रिश्चियन बाहुल्य इलाका है, कहीं पर जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जहाँ पे जैन धर्म के लोग निवास करते हैं वहीं जाकर के मैं अपना घर बनाऊं। तो धार्मिक मूल्य भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, जाति भी प्रभावित करती है, शिक्षा भी प्रभावित करती है और दोस्तों चिकित्सा भी प्रभावित करती है। ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक है। और नेक्स्ट अपना 7वां है राजनीतिक व आर्थिक कारक। राजनीतिक अस्थिरता, जैसे कि अभी राजस्थान में चल रहा है, आपको पता है, जिन क्षेत्रों में राजनीतिक अस्थिरता होती है उन क्षेत्रों में जनसंख्या आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता जनसंख्या जमाव को बढ़ावा देती है। जैसे असुरक्षा की भावना है, मतलब आप रात को कहीं पर आ जा नहीं सकते हो, आपको कोई लूट लेगा, है ना, आपको वहाँ पर मतलब जो बदमाश लोग हैं वो परेशान करेंगे। तो ऐसी कोई भी जगह है तो वहाँ पे जनसंख्या आपको कम देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे असुरक्षा की भावना है, असंतोष की भावना लोगों में। नगरीकरण आदि कारक भी जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करते हैं। कोई सिटी धीरे धीरे नगर की ओर बन रही है तो वहाँ पर जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। जैसे सीकर है, सीकर में जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि सीकर में शिक्षा है, चिकित्सा है ना, ये सब सुविधाएं सीकर में उपलब्ध है। धीरे धीरे सीकर है वो नगर बनता जा रहा है, एक छोटी सिटी बनता जा रहा है, तो नगर बनता जा रहा है, तो वहाँ पर जनसंख्या धीरे धीरे जाकर के बसने लग रही है। तो दोस्तों ये 7 महत्वपूर्ण कारक थे जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले। इन 7 कारकों का हमने अध्ययन कर लिया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसी चैप्टर में आगे जनसंख्या का घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं, पहले तो ये बात हम करते हैं। जनसंख्या घनत्व एक जनसंख्या घनत्व है हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों सपोज एक सेकेंड, सॉरी, जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा, 1 वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जैसे मान लो ये 1 किलोमीटर का 1 वर्ग किलोमीटर, याद रखना 1 वर्ग किलोमीटर। अब इस 1 वर्ग किलोमीटर मान लो 15 लोग रह रहे हैं, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया, 15 हो गया। और मान लो इसी 1 किलोमीटर, जैसे मान लो सपोज करो कि मान लो जैसे कि जयपुर है ना, तो जयपुर में मान लो कि इतना सा एरिया है, वहाँ पे 200 लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जयपुर की आबादी ज़्यादा है, तो इतने से 1 किलोमीटर में 200 लोग रह रहे हैं, तो जयपुर का घनत्व कितना हुआ, 200 वर्ग किलोमीटर हुआ। और जैसलमेर है तो जैसलमेर में मान लो 1 वर्ग किलोमीटर में मान लो 15 व्यक्ति रह रहे हैं, तो जैसलमेर का घनत्व कितना हुआ, 15 व्यक्ति हुआ। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसे हम जनसंख्या का क्या कहते हैं दोस्तों, घनत्व कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक एरिया में कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इस परिभाषा को रख लेना, जब भी आपको घनत्व का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, क्या कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं वो उस क्षेत्र का घनत्व होगा, डेंसिटी होगी, ठीक है। घनत्व को डेंसिटी कहा जाता है। 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को उसकी जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कुल जनसंख्या एवं कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात को जनसंख्या का गणितीय घनत्व कहा जाता है। पूरा जो एरिया है ना, जैसे राजस्थान का जो पूरा एरिया है और राजस्थान की जितनी जनसंख्या है उन दोनों में जब हम भाग देंगे तो हमारे पास जो भी संख्या आएगी उस संख्या को हम उस क्षेत्र का क्या कहेंगे, उस क्षेत्र घनत्व कहेंगे। इसे हम परिभाषा के द्वारा भी देख सकते हैं, ये थोड़ा सा आगे पीछे आप अपनी बुक में भी देख लेना। गणितीय घनत्व बराबर प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। तो जनसंख्या तो दोस्तों ऊपर आएगी, जनसंख्या ऊपर आएगी, ठीक है, और प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो नीचे आएगा। हम प्रदेश का निकाल सकते हैं, जिले का निकाल सकते हैं, तहसील का निकाल सकते हैं और गांव का निकाल सकते हैं। इसके द्वारा हम किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें यही बात होगा जनसंख्या हमेशा ऊपर आएगी और जो क्षेत्रफल है वो हमेशा नीचे आएगा। आई बात समझ में, जनसंख्या ऊपर और क्षेत्रफल नीचे, ठीक है। तो गणितीय घनत्व कैसे होगा, प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा प्रदेश का कुल जनसंख्या घनत्व, याद रखेंगे घनत्व के अंदर, ठीक है। आई बात समझ में। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है दोस्तों, 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को उस स्थान का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। आई बात समझ में। आगे सन 1901 से भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व
प्रति व्यक्ति से 1951 में 177 प्रति व्यक्ति हो गया। भी 1901 में भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना था? 77 था। इसका मतलब है कि जब 1901 की बात थी तो भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते थे? 77 व्यक्ति रहते थे। उसके 50 साल बाद 1951 जब आया तब भारत के 1 वर्ग किलोमीटर में 177 लोग रहने लगे। भी 50 साल में जनसंख्या घनत्व 100 गुना बढ़ गया। ठीक है, 100 पॉइंट की उसमें वृद्धि आ गई। वहीं 1981 में ये बढ़ करके 216 प्रति व्यक्ति हो गया और 2011 में 381 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो वर्ष 2011 में दोस्तों जनसंख्या का जो घनत्व वो कितना हो गया है? 381 हो गया। मतलब वर्तमान में भारत में जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है? 381 है। मतलब भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 381 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। आगे बात समझ में कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व है 381 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति मिल जाएंगे आपको? जब आप बाहर निकलोगे तो भारत में आपको 381 व्यक्ति मिल जाएंगे भारत में। यह है भारत का जनसंख्या घनत्व। कब का? 2011 का। ये 1 लाइन क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 12th में पूछा जा सकता है, छोटे क्वेश्चनों में भी, कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व बताइए। तो कितना बताओगे आप? 381, रट लेना ये 381। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? घनत्व कितना है? 381। आई बात समझ में? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 381 वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, आगे देखिए 2011 की जनगणना में बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था। देखो 2011 की जब जनगणना हुई उसमें सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य का पाया गया दोस्तों? बिहार का पाया गया। यहाँ पे मैं अभी आपके 2 क्वेश्चन क्लियर करता हूँ। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, तो देखो दोस्तों सबसे ज्यादा जनसंख्या तो है उत्तर प्रदेश की। जैसा कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 19 लाख है। और बिहार की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 10 लाख है, सॉरी 10 करोड़ है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़ है। जबकि बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़ है। तो ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हुआ? उत्तर प्रदेश। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए या आपको कोई भी सामान्य रूप से पूछे कि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर वो आपको ये पूछता है भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो वो घनत्व किसका ज्यादा है? बिहार का ज्यादा है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पास कितना सारा एरिया है। ये उत्तर प्रदेश क्या एक लंबा सारा एरिया है, तो उत्तर प्रदेश में एरिया ज़्यादा है और जनसंख्या भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व क्या है? कम है। किसके बनिस्पत? बिहार की बनिस्पत। अब बिहार जो है दोस्तों, बिहार में क्या आप देख सकते हो कि बिहार के पास इतना सा एरिया छोटा सा, और इस एरिया में आप देखो 10 करोड़ जनसंख्या निवास कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो 19 करोड़ है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो बिहार से बेहद ज़्यादा है। और जो घनत्व है वो हम पढ़ चुके हैं, घनत्व किस पे निकाला जाता है? घनत्व क्षेत्रफल पे निकाला जाता है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल ज्यादा है, बिहार का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से कम है, और बिहार में जनसंख्या ज्यादा है। तो क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज्यादा है, तो बिहार का जो घनत्व है वो भी क्या है दोस्तों? ज्यादा है। अगर आपको पूछा जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो है हमें बताइए राज्य, तो वो राज्य कौन सा होगा दोस्तों? बिहार होगा। तो जनसंख्या घनत्व किस राज्य का ज्यादा है दोस्तों? बिहार का ज्यादा है। जनसंख्या में जनगणना में बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। न्यूनतम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में कितना? 17 व्यक्ति वहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में आपको मिल जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? ये रहा अरुणाचल प्रदेश, हम देखते हैं फोटो में, ये रहा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ये जो ग्रीन एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व है और बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। आई बात समझ में? तो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अभी तक आपको याद करने हैं। आपको पूछा जाए कि भारत का जनसंख्या घनत्व बताइए, आप कितना बताओगे? 382 है भारत का। और भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताइए, तो आपका उत्तर क्या होगा? बिहार। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बताइए, तो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगर आपको पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताइए, तो कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एरिया ज्यादा है और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या क्या है दोस्तों? कम है। आई बात समझ में? तो सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य
बिहार। सबसे कम घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। आइए आगे बात करते हैं। न्यूनतम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जो कि कितना है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और हम अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, आपको पता है दिल्ली है वो राज्य नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ना। वर्तमान में हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बताइए। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा दिल्ली, NCT है ना, ये दिल्ली, ये यहाँ पे है दोस्तों दिल्ली। तो दिल्ली का जो एरिया है, वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है। लेकिन चूंकि दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली राज्य नहीं है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बताइए। तो देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कहाँ पे है दोस्तों? ये भारत में, ये नीचे वाला जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है अंडमान निकोबार। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। दिल्ली में जनसंख्या घनत्व कितनी है? 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 11,297 व्यक्ति दिल्ली में आपको 1 किलोमीटर पर देखने को मिल जाते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर पर दिल्ली में कितने व्यक्ति मिलेंगे? 11,297 व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। और अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 46 है। अंडमान निकोबार भी आपको पता है क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो अंडमान निकोबार में कितने हैं? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात समझ में। तो अगर राज्य पूछा जाए जनसंख्या घनत्व में, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार कितने हैं? 46 है। आई बात समझ में। इस स्लाइड में हमें 4 ही बातें याद रखनी है कि भारत का कितना है? भारत का 381 प्रति वर्ग है। बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। हाँ देखिए, भारत में वर्तमान में जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत में अभी पीछे पड़ गया है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब भारत में 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 382 व्यक्ति निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस औसत घनत्व से अधिक घनत्व वाले राज्य, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि भारत का घनत्व कितना है? 382 है। लेकिन कुछ भारत के राज्य ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 382 से भी ज़्यादा है। मतलब हमारे देश का औसत घनत्व कितना है? 382 है। लेकिन कुछ भारत में राज्य ऐसे हैं जिनका जो जनसंख्या घनत्व है वो उन जनसंख्या घनत्व हमारे देश का जो 382 उससे भी ज़्यादा है। मतलब 382 से ज़्यादा वाले राज्य कौन से हैं? तो देखिए, इस औसत घनत्व से अधिक घनत्व वाले राज्य है बिहार। बिहार का 382 से ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, असम, गोवा आदि प्रमुख है। मतलब कौन कौन से राज्य हैं आपको याद रखना है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। याद करने का तरीका दोस्तों इतनी सी बात है कि ये जो एरिया है जहाँ पे गंगा नदी बहती है, तो गंगा कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। ये 3 राज्य होंगे जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। उसके बाद में ये पंजाब हो गया, क्योंकि पंजाब में कृषि होती है तो जनसंख्या पंजाब में क्या है? ज़्यादा है। नीचे तमिलनाडु, जो भारत का राज्य है, तमिलनाडु में जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। उधर आ जाओ, अभी साइड में आ जाओ, आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल के पास आगे ये वाला असम, येलो कलर में। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम, आप ये 5 याद रख लो। आपको 5 याद रखने में आसानी हो जाएगी और बाकी आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में आसाम के बाद में पंजाब और हरियाणा और उसके बाद में तमिलनाडु, ठीक है। ये ऐसे राज्य हैं जिनका जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 से क्या है? ज़्यादा है। राष्ट्रीय घनत्व से इन राज्यों का औसत घनत्व क्या है दोस्तों? ज़्यादा है, ठीक है। आई बात समझ में। आगे बात करते हैं हम
औसत से कम घनत्व वाले राज्य, मतलब ऐसे भारत के राज्य हैं जिनका औसत जनसंख्या घनत्व 382 से कम है। उनमें देखिए कौन से हैं, औसत से कम घनत्व वाले राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। भी राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों वो कितना है, 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का। तो देश का कितना है, 382 है, देश का है 382, राजस्थान का कितना है 200, तो 382 से कम हुआ। तो राष्ट्रीय औसत घनत्व से कम राज्य कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है। चार याद रखने, चारों पास पास में है। कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, एक तो हमारा राजस्थान हो गया, ये हो गया आपका महाराष्ट्र, ये हो गया आपका, यहाँ पे आ गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आ जाओ आपको मिलेगा कर्नाटका। ठीक है, आई बात समझ में। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कर्नाटका के पास में आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश। तो याद रखेंगे समुद्री राज्य है जो ये सब। तो औसत घनत्व से कम घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पास में कौन, कर्नाटका, कर्नाटक के पास में कौन है आपका आंध्र प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं जिनका जनसंख्या घनत्व क्या है, औसत घनत्व से कम है। और अधिक वाले कौन से हैं, हम पता क्या है अभी, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, उसके बाद पंजाब है, हरियाणा है, तमिलनाडु है। इनका जनसंख्या घनत्व 382 से ज़्यादा है। जबकि कम वाले कौन से हैं, हमारा राजस्थान है, महाराष्ट्र है ना, कर्नाटका है। ठीक है, ये ऐसे राज्य हैं जिनका औसत घनत्व राष्ट्रीय औसत घनत्व से क्या है, कम है। ठीक है, आगे देखिए, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार न्यूनतम घनत्व वाला है। ठीक है, ये हम बात करके आए। जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। भी जो जनसंख्या जो घनत्व है उसके आधार पर हम भारत को कितने क्षेत्रों में बांट सकते हैं, 3 क्षेत्र में बांट सकते हैं। पहला, उच्च घनत्व के क्षेत्र। उच्च घनत्व के क्षेत्र का मतलब जहाँ पर प्रति वर्ग में रहने वाले जो व्यक्ति वो ज़्यादा है, तो उच्च घनत्व के क्षेत्र मतलब जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। मध्यम घनत्व के क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या ठीक ठीक पाई जाती है। और निम्न घनत्व के क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। तो औसत घनत्व के आधार पर हम भारत को 3 भागों में बांटते हैं, औसत से अधिक, मध्यम और निम्न। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं उच्च घनत्व के क्षेत्र। ये क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व हरियाणा में। उच्च घनत्व के क्षेत्र कहाँ पे, मैंने आपको बता दिया, गंगा नदी जहाँ पर बहती है वहाँ पर आपको जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो गंगा नदी कहाँ पर बहती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। आई बात समझ में। तो ये वाला जो एरिया है दोस्तों, कौन सा, ये वाला जो एरिया है उत्तर प्रदेश, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ से निकलती है गंगा नदी। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व हरियाणा में है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक प्रति व्यक्ति मिलता है। मतलब उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में और हरियाणा में जो प्रति व्यक्ति निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या 500 से क्या है, 500 से ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर जो औसत घनत्व है वो 500 प्रति व्यक्ति से भी क्या है दोस्तों, ज़्यादा है। ठीक है, देश में यह क्षेत्र समतल उर्वरक मैदान है। ये वाला जो क्षेत्र है ये समतल मैदान है जहाँ पर जलोढ़ मृदा तथा सिंचाई व पेयजल की उपलब्धता है। ये सारा किस वजह से, गंगा नदी की वजह से। गंगा नदी अपने साथ जलोढ़ मृदा को बहा करके लेकर के आती है। नदी में खुद में पानी होता है और नदी जब जलोढ़ मृदा को बहा करके लाती है तो ये मैदान को उर्वरकता प्रदान करती है। इसलिए यहाँ पे जनसंख्या क्या है, अधिक देखने को मिलती है। तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। ये क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व हरियाणा में है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है। देश का यह क्षेत्र समतल उर्वरक मैदान है क्योंकि इस मैदान का निर्माण गंगा नदी ने किया। जलोढ़ मृदा है क्योंकि गंगा नदी बहती है। सिंचाई व पेयजल की उपलब्धता के कारण सघन आबादी वाला क्षेत्र है। दक्षिण भारत में मालाबार तट व तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत में जो मालाबार जो तट है, ठीक है, मालाबार तट व तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, कावेरी नदी का डेल्टाई प्रदेश उद्योग तथा कृषि क्षेत्रों के कारण उच्च घनत्व का क्षेत्र है। ये क्या कह रहा है आपको दोस्तों, ये कहना चाह रहा है, ये देखिए ये दक्षिण भारत है, ठीक है, ये कह रहे हैं मालाबार तट। तो केरल के पास जो तट है उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये आता है तमिलनाडु राज्य। ये तमिलनाडु राज्य है, ये है केरल राज्य। केरल वाला तट है मालाबार तट और इधर तमिलनाडु राज्य है, ये हो गया। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है दोस्तों कावेरी नदी। ठीक है, यहाँ पे कर्नाटक तमिलनाडु में एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है, कावेरी। तो कावेरी नदी का जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या आपको अधिक देखने को मिलती है। आई बात समझ में। तो भारत में अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों, 2 क्षेत्र हैं। एक तो उत्तर भारत में उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा, ये क्षेत्र है 500 से अधिक जनसंख्या वाले। एक तो उत्तर में हो गया। दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण में मालाबार तट हो गया केरल वाला, और उसके साथ में तमिलनाडु का जो क्षेत्र है जहाँ पे कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो सघन आबादी वाला क्षेत्र है। तो भारत में 2 क्षेत्र हो गए, एक तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में तमिलनाडु के कावेरी नदी
वाला क्षेत्र, यहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। कारण क्या, मैंने आपको बता दिया, नदियों से पीने का जल, मृदा आपको उपलब्ध होती है। नंबर 2, मध्यम घनत्व के क्षेत्र, यानी कि 300 से 500 प्रति व्यक्ति वर्ग में निवास करने वाले व्यक्ति जो है वो मध्यम घनत्व के क्षेत्र में आते हैं। 500 से ज़्यादा तो आते हैं उच्च घनत्व में, और 300 से 500 के बीच में है मध्यम घनत्व के क्षेत्र। 300 से 500 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर वाला ये क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर पठार में दरातिल विषमताएं, जल की कमी के कारण कृषि का विकास नहीं हुआ, इसलिए जनसंख्या कम पाई जाती है। ये वाला जो क्षेत्र दोस्तों, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मध्यम घनत्व वाला क्षेत्र है। यहाँ पे कौन कौन से राज्य, ये रहा गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है, ये रहा आंध्र प्रदेश। तो ये ऐसे है, तो यानी कि मध्यवर्ती जो भारत का इलाका, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि छोटा नागपुर के पठार का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर के प्लेटो जो है, वहाँ पे क्या पीने का पानी नहीं है, कृषि का विकास नहीं हुआ, तो जनसंख्या क्या है दोस्तों, कम पाई जाती है। तो लेकिन यहाँ की ये कौन कौन से राज्य है मध्यम घनत्व वाले? मध्यम घनत्व वाले राज्य हैं दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, ठीक है, और आंध्र प्रदेश, ये मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे जनसंख्या आपको 300 से 500 वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं निम्न घनत्व के क्षेत्र। यहाँ 300 प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यह क्षेत्र है भी 300 से कम भी जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। वो क्षेत्र भारत में कौन से हैं? एक तो हमारा मरुस्थल वाला जो इलाका है राजस्थान में, है ना, ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला राजस्थान में जो क्षेत्र, यहाँ पे जनसंख्या आपको कम देखने को मिलती है। एक ये जो पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये वाला जो एरिया, यहाँ पे आपको जनसंख्या कम देखने को मिलती है। तो भारत में कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं, एक तो पश्चिमी मरुस्थल वाला, पूर्वी हिमालय वाला, एक ही जो पठारी जो क्षेत्र है भारत का, वहाँ पे आपको जनसंख्या कम देखने को मिलती है। आइए पढ़ते हैं इसको। यहाँ 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यह क्षेत्र पूर्वी हिमालय मरुस्थलीय क्षेत्र है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, उड़ीसा का पठारी भाग, जहाँ भौतिक अवरोध है, यानी कि ये पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ का पठारी भाग भौतिक अवरोध है। भौतिक अवरोध का मतलब हुआ कि प्रकृति ने ही इनको कभी विकसित नहीं किया, क्योंकि पठार है, ठीक है। तो भौतिक अवरोध व अविकसित कृषि कारण जनसंख्या कम देखने को मिलती है। आई बात समझ में? तो हमने 3 क्षेत्र पढ़े भारत में, अधिक जनसंख्या घनत्व, मध्यम जनसंख्या घनत्व और निम्न जनसंख्या घनत्व। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले कौन से एरिया हैं? वो है भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ठीक है, और उसके अलावा तमिलनाडु में मालाबार तट और मालाबार के साथ में कावेरी नदी डेल्टाई जो क्षेत्र है, वहाँ पे उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। मध्यम घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? वो मध्य भारत में। मध्य भारत के राज्य कौन से हैं? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है, कर्नाटका हो गया, ये मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। और निम्न घनत्व के क्षेत्र एक तो हमारे मरुस्थल में हो गया, ठीक है, राजस्थान में, उधर उत्तर पूर्वी भारत हो गया, मिजोरम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। एक उड़ीसा में जो पठारी भाग है, वहाँ पे जनसंख्या कम देखने को मिलती है। तो ये घनत्व के आधार पर हमने हमारे देश को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। आई बात समझ में? तो ये हमने अभी तक पढ़ा जनसंख्या घनत्व के भारत के एरिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।